तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया था, और कुछ क्वेश्चंस किए थे इसी बेसिस पे। और अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। लिखो इसमें, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर, ए वेक्टर, कंसीडर अ वेक्टर लिखने के बाद ए वेक्टर विच मेक्स, कंसीडर वेक्टर ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, थीटा विद एक्स एक्सिस as shown in the figure, as shown in the figure. Then if we express this vector, then as shown in the figure के बाद लिखो, then if we express this vector, if we express this vector as a sum of, as a sum of, as a sum of two mutually perpendicular, perpendicular ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, perpendicular vectors, two mutually perpendicular vectors, then these two vectors, then these two vectors are called as, are called as, called as components of the original vector, are called as components of the original vector. Next para, next para. It is not necessary, लिखो, it is not necessary that component should lie along the x-axis. It is not necessary, not necessary that the component should lie, that the component should lie along the x-axis, along the x-axis and y-axis, and y-axis, but they should be perpendicular, but they should be perpendicular. Let two components, let two components be p vector and q vector as shown in the figure. तो हमने क्या कहा, ए वेक्टर कोई थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, तो उस वेक्टर को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक उसके परपेंडिकुलर होगा, और तो उसे कहीं उन दोनों जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, उन दो कंपोनेंट्स, वो दो कंपोनेंट्स होंगे ओरिजिनल वेक्टर के। और ये भी कोई जरूरी नहीं है, नेक्स्ट पैरा में मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंपोनेंट करें हम, कोई भी एक्सिस हम मान के, किसी भी एक्सिस को, बस वो दो एक्सिस जो मानेंगे हम वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, जरूरी नहीं है वो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही हो, तो उसमें भी हम कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं। तो लेट, हमने अभी पी और क्यू कंपोनेंट मान लिए और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखते हैं, जनरल केस तो वही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये हमारा है
ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए मॉड, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो हमने क्या कहा है, दो कंपोनेंट है और वो क्या क्या है, ये है वो। एक कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का, इसे कहेंगे हम पी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है मोड पी। और दूसरा कंपोनेंट है ये, इसे कह रहे हैं हम क्यू वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ क्यू वेक्टर, मॉडुलस ऑफ क्यू वेक्टर, मोड ऑफ क्यू वेक्टर। तो ए वेक्टर ओरिजिन है, ओरिजिन रिस्पेक्ट में कोई ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट खोल लिए हमने कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक परपेंडिकुलर, ये है एंगल 90 डिग्री हमारा। ठीक है, अब कोस थीटा कितना हुआ, कोस थीटा इक्वल टू हुआ मोड ऑफ पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ए वेक्टर। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इंप्लाइज मोड पी इक्वल टू कोस थीटा। और तो पी वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो मैग्नीट्यूड पता है और उस वो डायरेक्शन चाहिए हमें, एक्स एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस के अलोंग है पी वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन सी होती है, आई कैप। तो हम पी वेक्टर लिखेंगे मोड पी आई कैप, मैग्नीट्यूड मोड पी है और आई कैप बता रही है डायरेक्शन किस साइड है। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज पी वेक्टर इक्वल टू मोड ए कोस थीटा आई कैप। नाउ साइन थीटा को हम साइन थीटा हुआ मोड क्यू डिवाइडेड मोड ए, दिस इंप्लाइज मोड क्यू इक्वल टू मोड ऑफ ए का साइन थीटा। तो इससे क्यू वेक्टर क्या आ गया, मोड क्यू जे कैप, क्यू वेक्टर किस साइड है, वाई एक्सिस के अलोंग है, ये रहा वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये जे कैप है। तो ये दिस इंप्लाइज क्यू वेक्टर हमारा कितना हुआ, मोड ए वेक्टर साइन थीटा जे कैप। ये हमारे आ गए पी और क्यू वेक्टर। तो ए वेक्टर कोई भी वेक्टर होता है ट्राइंगल में, जैसे ए, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको, ये सी वेक्टर है, ये होता है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने ये पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। तो अब की बार क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बना रहा है, तो हम लिखेंगे अब ए वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इक्वल टू, पी वेक्टर को पुट कर दो ऊपर से, मोड ए कोस थीटा आई कैप, प्लस क्यू वेक्टर को पुट करो मोड ए साइन थीटा जे कैप। तो ये है हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट में और एक वाई एक्सिस कंपोनेंट में तोड़ दिया, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। और ये तो मैं वेक्टर हो गया हमारा। तो अगर एक्स वाई जेड, इसे इसे ए एक्स डिनोट कर देते हैं, ए एक्स से, और इसको ए वाई से डिनोट कर देते हैं, ये मोड ए साइन थीटा। तो ये ए वेक्टर हमारा क्या लिख देते हैं हम, ए वेक्टर को, ए वेक्टर लिख देते हैं हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी कि ए एक्स एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, ए वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, और डायरेक्शन जे कैप और आई कैप ये बता रहे हैं। और अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, थ्री डी स्पेस की, तो उसमें हर कोई भी थ्री डी स्पेस में मौजूद है एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो उसे डिनोट ऐसे करते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। ठीक है, ये टू डी में हो गया, ये थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, a force of 100 a force of a force a force of 100 root 3 newton acts on a body, acts on a body at an angle 60 degree
at an angle 60 degree as shown. Write F vector. अब फोर्स हमने बता दिया 100√3 न्यूटन लग रही है और वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, जैसे ऐसे दिखाया गया फिगर में, ऐसे बना रही है। ये बॉडी हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में ऐसे। मैग्नीट्यूड है उसका 100√3 और वो एंगल बना रही है ऐसे 60 डिग्री। तो अब एफ वेक्टर लिखना है हमने। एफ वेक्टर को लिख सकते हैं, एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट टाइम्स एक्स को एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ये एफ एक्स कंपोनेंट है इसका, ये वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा है पीछे, अगर ए वेक्टर है तो मोड ए कोस थीटा होता है। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 100√3, तो ये कोस थीटा क्या होगा हमें कोस थीटा क्या होगा इस केस में, कोस थीटा विल बी कोस 60√3/2, तो 100√3 इंटू √3/2 आई कैप प्लस 100√3 ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, साइन 60 नहीं, कोस 60 1/2 होगा, सॉरी, कोस 60 1/2 होगा और साइन 60 होगा √3/2 जेगा। तो ये 2 से गया 50, ये 2 से गया 50, तो ये गया 50√3 आई कैप प्लस √3 इंटू √3 3, 50 इंटू 3 150 जेगा। ये लिख दिया हमने फोर्स वेक्टर को किस फॉर्म में, उसके रेजोल्यूशन के फॉर्म में, एफ वेक्टर लिख दिया हमने आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 30 newton, a force of 30 newton is inclined at an angle theta to horizontal, is inclined at an angle theta to horizontal if its vertical component is 18, if its vertical component is 18, find its horizontal component, find its horizontal component, and the angle theta, and the angle theta. वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 18, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वो निकालना है, और निकालना है थीटा। तो कैसे है ये, 30 न्यूटन फोर्स है और ये कुछ थीटा एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ देते हैं, एक एफ वाई एक एफ एक्स। तो मोड एफ एक्स क्या होगा, मोड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ कोस थीटा, एक्स क्या लूँ एफ कोस थीटा, एक्स एक्सिस क्या लूँ एफ कोस थीटा, और मोड ऑफ एफ वाई एफ साइन थीटा। हमें क्या दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है एफ वाई दिया हुआ है, तो ये 18 और एफ दिया हुआ है 30, ये साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया हमारा 18/30, 6 5 6 3 18, 6 5 30, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हुआ
37। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं ताकि साइन थीटा 3/5 हो और कोस थीटा जब 4/5 हो, तो इसका मतलब होता है थीटा होता है 37 डिग्री होता है। और जब ये उल्टा हो जाए, साइन थीटा 4/5 होने लगे, साइन थीटा 4/5 और कोस थीटा 3/5, ये अगर 4/5 हो जाए, 4/5, तो ये थीटा इक्वल टू 53 डिग्री आ जाता है, जब साइन थीटा 4/5 होता है। ठीक है, तो इससे 37 डिग्री आ गया हमारा। थीटा पता लग गया। अब हमें निकालना है अपना एफ एक्स। तो एफ एक्स में पुट कर दो, एफ एफ पता है हमें, इंटू कोस थीटा कितना हुआ 4/5 हो, जब साइन थीटा 3/5 हो, 1 - sin² थीटा से भी आ जाएगा, √1 - sin²। तो ये कितना हुआ 24 न्यूटन। तो हमारा एफ वेक्टर क्या बना, एफ वेक्टर बना हमारा 24। एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 24 आई क्या प्लस वाई कॉम्पोनेंट 18 जे क्या। अच्छा, ठीक है। लिखो, लिखो एक नोट, नोट लिखो, नोट, नोट। इफ ऑन द अदर हैंड, लिखो इफ ऑन द अदर हैंड, if on the other hand we are given a vector in terms of, we are given a vector in terms of I cap and j cap. If we are in the, if on the other hand we are given a vector in terms of I cap and j cap, for example ए वेक्टर हमें इस तरीके से दिया हुआ है कुछ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कुछ ए एक्स की कुछ वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट 3 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और ए वाई की होगी 5 या 6 कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी अज्यूम है। इस तरीके से अगर हमें वेक्टर दिया हुआ है, तो देन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऐसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, उसका पूरे का अंडर रूट, ये हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये ए एक्स, ये एक्स, ये ए एक्स भी मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस क्या लूंगा ये एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग का मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग का मैग्नीट्यूड है, ये वाई वाई के एक्सिस के लॉन्ग का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। एक्स का मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड है, ये टोटल मैग्नीट्यूड ऐसे दे देगा √a² प्लस स्क्वायर। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मोड ए वेक्टर, तो ये और ये हमारा ए एक्स हो गया, ये हमारा ए वाई हो गया 90 डिग्री। टेन थीटा कितना होगा, अगर टेन थीटा भी बताना है हमें, वो होगा हमारा ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, और अगर यही कंपोनेंट हमें इस तरीके से दिए हो, इफ इफ वेक्टर इज इज इन 3 डायमेंशन, इफ वेक्टर इज इन 3D, कैसे दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से हमें हमारा वेक्टर दिया हुआ है पूरा, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ए एक्स से वाई जेड की, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा √ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट।
लेट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लेट अ बॉडी goes from goes from a point A x1 comma y1 to a point B x2 comma y2 as shown। एक बॉडी है जो x1 comma y1 से x2 comma y2 जा रही है, कैसे जा रही है दिखाता हूँ। इसे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, एक बॉडी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक बॉडी है वो ए पॉइंट से, और कहाँ जा रही है, कोई बी पॉइंट पे। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के भी दिए हुए हैं, x1 y1, और इसके दिए हुए हैं x2 y2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x2 माइनस एक्स वन, ए बी के अलोंग का ये वाला कंपोनेंट, ये x2 है x1 है, तो ये डिफरेंस x2 माइनस एक्स वन। ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, ये ओरिजिन है ही, ये x1 है और ये x2 है। तो हमारा ए बी वेक्टर है जो, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अगर कोई ए से बी पॉइंट पे जा रहा है तो वो वेक्टर है जो ए बी वेक्टर, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए बी का, ए बी वेक्टर का, वो इस तरीके से होगा। आई आई कंपोनेंट ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, जे कंपोनेंट है वाई टू माइनस वाई वन, तो इनका स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर अंड का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड देगा इस ए बी वेक्टर का हमारा। तो फॉर अ जनरल केस देखो, फॉर अ जनरल केस, फॉर अ जनरल केस, अगर ए पॉइंट से जो कि x1 y1 और z1 है, वहां से कोई बॉडी बी पॉइंट पे जा रही है जो कि है x2 कोमा y2 कोमा z2, तो हमारा जो ए बी वेक्टर है वो होगा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। जो फाइनल जहाँ जा रही है उसमें से इनिशियल माइनस कर दो उनके सारे कंपोनेंट्स में, और उसको आई कैप जे कैप और ये के कैप इन सब के साथ लिख दो। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, लिखो, ये नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, लिखो इसमें द पोजीशन वेक्टर, आगे लिखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन ए गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट in a given coordinate system is given by a vector, is given by a vector starting from origin, a vector starting from origin
and ending at the point itself. A position vector of any point in a given coordinate system is given by a vector starting from the origin and ending at the point itself. तो कोई भी पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो उस पोजीशन वेक्टर वो होता है जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ उस पॉइंट तक जाए, तो वो लेंथ होगी जो वो वेक्टर बनेगा जो उस ओरिजिन से जाता हुआ उस पॉइंट तक का, उसे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सिंपल सी बात है ये। तो आगे लिखो देयरफॉर वही डायग्राम एक बार बना लेता हूँ यहाँ। ये ए से डी जा रहा था, ये x2 कोमा y2 था, और ये था x1 कोमा y1, और ये हमारा ए बी वेक्टर था, ये ओरिजिन था, ये एक ये वेक्टर। तो लिखो देयरफॉर इन द अबव फिगर position vector of point A therefore in the above figure position vector of point A is OA vector, and that of point B is OB vector. तो हमारा OA वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे जा रहा है, तो यानी कि x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। 3 डायमेंशन में लिख रहा हूँ मैं सारा, अभी यहाँ 2D में दिखाया, 3D में हुआ तो x1 y1 और ये z1 एक और आ जाएगा। और OB कितना हुआ? आई कैप एक्स एक्सिस के लोगों को क्या कोऑर्डिनेट है इसका? x2 है, तो वो x2 आई कैप। y के लोग क्या है? y2 j कैप। z के लोग क्या होगा? z2 k कैप। तो इन ट्राइंगल OAB OAB किससे बोल रहा हूं मैं? ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है। इन ट्राइंगल OAB तो हम ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा AB वेक्टर कितना हुआ? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये कितना हुआ? x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमारा ए बी वेक्टर कितना बना इससे? x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये बन गया हमारा ए बी वेक्टर। ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी पॉइंट के x2 y2 z2 है, तो ये ए बी वेक्टर बन गया। ये मैंने पिछले पेज में यहाँ पर सीधा लिखवाया दिया था, ये लिखवाया था जो, वो यहाँ से प्रूव कर दिया हमने ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन यूज करके इस पेज पे, कि ए बी वेक्टर इस तरीके से कैसे आ रहा है। वेक्टर लॉ ये यूज किया और इससे ए बी वेक्टर आ गया हमारा। और मैग्नीट्यूड पता ही है, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट उसका, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये मैग्नीट्यूड होगा। क्वेश्चन लिखो। राइट अ क्वेश्चन। A body starts from a point A. A body starts from point A,
that is 1,2,1 and goes to point B and goes to point B. Point B क्या है 2,3,2 following a straight line. Following a straight line. Then it goes to देखो then it goes to कहाँ जाती है अब पॉइंट सी. सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,5,8. Then it goes to point C again following a straight line. लिखोगे again following a straight line and then return to the point A. And then return to the point A. Again following the straight line. Then return to the point A. Again following the straight line. Question लिखो right. Write AB vector, BC vector, CA vector. Also find distance covered from A to B, B to C, and C to A. Also find कोई पूछ रहा था कुछ. Also find क्वेश्चन दोबारा से बोल रहा हूँ ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकालना है. ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी एंड सी टू ए एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर. ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें क्वेश्चन में बताया क्या गया वैसे एक बॉडी है वो ए से बी जा रही है स्ट्रेट लाइन पे, बी से सी जा रही है वो भी स्ट्रेट लाइन पे, सी से वापस ए आ रही है वो भी स्ट्रेट लाइन पे, और उन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. कुछ मान लेता हूँ ए है ये, ए से कहीं बी गई, बी से कहीं सी गई, सी से वापस ए आ रही है, ऐसे जा रही है. इन सब के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट के भी दिए हुए हैं 1,2,1, बी का दिया हुआ है 2,3,2 और सी का भी दिया हुआ है 4,5,8. तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है. तो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी वेक्टर का. इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, वही पढ़ा है हमने कि जो जहां से फाइनली जा रही है उसमें से इनिशियल माइनस कर दो. तो ए बी वेक्टर कितना होगा 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप. ये फाइनल है, ये इनिशियल है. फाइनल में से इनिशियल ए बी वेक्टर के लिए माइनस कर दिया और हमारा ए बी वेक्टर क्या आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. और ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आया स्क्वायर कर दो, सम कर दो और उसका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सभी कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड अप उसका अंडर रूट यानी कि √3. या ए बी आ गया हमारा. अब बी सी, तो बी सी हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है 2,3,2 से 4,5,8. तो उसमें कैसे आएगा 4 - 2 आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल. अब बी पॉइंट इनिशियल हो जाएगा, सी फाइनल हो जाएगा. तो
5 माइनस 3 जे कैप प्लस 8 माइनस 2 के कैप। ये कितना आया? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 6 36 अंडर रूट 44। ये कहीं जा रहा है, 2√11 बन जाएगा ये शायद। 22 × 2 नहीं, 4 × 11 तो 2√11। सी ए वेक्टर, इसमें वही करेंगे, सी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। वापस ए पे चला गया तो 1 माइनस 4 आई कैप प्लस 2 माइनस 5 जे कैप प्लस 1 माइनस 8 के कैप। कितना है? -3 आई कैप -3 जे कैप प्लस प्लस -7 के कैप के कैप। तो अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर कितना आ रहा है? उसे ऐड अप करो। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ए बी कितना आया हमारा? आई आई प्लस जे प्लस के, यही है। तो आई प्लस जे प्लस के प्लस बी सी कितना आया? 2 आई प्लस 2 जे प्लस 6 के। सी ए कितना आया? -3 आई -3 जे -7 के। ऐड अप करके कितना आया? ये से ये दोनों करके ये कैंसिल हुआ, ये -3 से ये +3 और ये -7 से ये +7, तो हमारा 0। और ये आना भी था, जब ए से स्टार्ट हो गए बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से वापस ए पे गए, तो हमारा फाइनल वेक्टर क्या आया? फाइनल तो 0 ही आएगा, सम अप सबका सम करके तो 0 ही बनेगा फिर, जब वापस वहीं पहुंच गए। अगर ए से बी जाते और बी से सी जाते तो ए सी बन जाता हमारा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी क्या है हमारा? ए सी है, ए सी वेक्टर है। और ये जो सी से ए जा रहे हैं ये एक तरह से माइनस ए सी है, माइनस ऑफ ए सी वेक्टर है। तो ये ए सी और माइनस ए सी कैंसिल करके एक तरह से 0 ही कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p, q are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta, the magnitude of their resultant is, the magnitude of their resultant is 2p when the two vector of magnitude p and q are inclined at an angle theta, the magnitude of the resultant is 2p and लिखो, and when the angle is changed to 180 minus theta, and when the angle is changed to 180 minus theta, their resultant magnitude is half. Their resultant magnitude is halved. जो पहले का था उससे हाफ हो गया। Find the ratio of
मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू, ये क्वेश्चन। दो वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं पी एंड क्यू, उनके बीच जब एंगल थीटा है तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 2p, और जब एंगल को 180 माइनस थीटा चेंज कर दिया तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। तो पी और क्यू की रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो मैग्नीट्यूड, पी और क्यू मैग्नीट्यूड है उनकी रेशियो निकालनी है। करो अटेम्प्ट इसे। जब एंगल थीटा है दोनों के बीच में तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 2p। तो फॉर्मूला लिखो, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एडिशन जब करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। इस केस में ए बी मानो, बी है क्यू और दोनों बीच एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है 2p। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, जब एंगल को 180 माइनस थीटा चेंज कर दिया उन्हीं वेक्टर्स के बीच 2p क्यू, अब एंगल क्या हो गया 180 माइनस थीटा, तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया पहले वाले का रिजल्टेंट का, पहले 2p था तो अब हो गया p। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो इस आगे करता हूँ, खोलता हूँ, तो कितना हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है तो माइनस आगे ले गया मैं, इसे कोस थीटा लिख दिया, इज इक्वल टू p। स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर करो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, तो यहाँ से हमारा कोस थीटा कितना आ रहा है क्यू स्क्वायर बाय 2p क्यू, क्यू से क्यू गया यानी कि कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन 2p, यहाँ से कोस थीटा आ रहा है क्यू अपॉन 2p। ये थर्ड इक्वेशन है। अब थर्ड से फर्स्ट इक्वेशन में कोस थीटा पुट कर दो, थर्ड से फर्स्ट में कोस थीटा पुट कर दो तो कितना आएगा, फर्स्ट क्या है हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, कोस थीटा है, कोस थीटा क्यू अपन 2p था उसे पुट किया, क्यू अपन 2p इजिकल टू 2p है ये। इसको भी खोलो आगे, p से p गया, 2 से 2 गया, तो ये क्यू स्क्वायर बन गया और ये भी क्यू स्क्वायर बन गया, दोनों एडअप होके पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इजिकल टू 2p। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इजिकल टू 4p स्क्वायर, पी स्क्वायर उधर गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो p बाय क्यू निकालना है, मैं रेशो p बाय क्यू, तो p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2/3, दिस इंप्लाइज p बाय क्यू इक्वल टू कितना हुआ √2/3। अब माइनस वाली हम माइनस, एक दो रूट्स आएंगे इसके, एक +√2/3 एक -√2/3, लेकिन हम प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पी और क्यू हमें बताया गया मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो उनकी रेशो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम +2√3 वाला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, लिखो आगे मेक्स एन एंगल
60 डिग्री विद कैपिटल बी वेक्टर which is of length 6 unit, which is of length 6 unit. A vector of length 10 unit makes an angle 60 degree with B vector of length 6 unit. B vector which is of length 6 unit. Find the magnitude of A vector minus 2 B vector. इसका मैग्नीट्यूड निकलना। करो सॉल्व। करो अटेम्प्ट इसे अटेम्प्ट करो। दिया ये हुआ है हमें, ए वेक्टर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कोई बी वेक्टर है, और हमें क्या कहा गया, इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लेट ए माइनस टू भी निकालना है हमें, माइनस टू बी वेक्टर को सी वेक्टर मान लेते हैं एक बार के लिए, सी वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, यानी कि हमें इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये निकालना है एक तरह से। और सी वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर है, बी वेक्टर हमें पता है, तो इसका डबल कितना हुआ, ये सी वेक्टर है, इसके ऑपोजिट है, माइनस है क्योंकि बी वेक्टर के एंटी पैरेलल, और इससे डबल मैग्नीट्यूड का है, तो डबल मैग्नीट्यूड है इसका। अगर बी का कितना है 6 यूनिट है और ए का 10 था, तो इसका 12 यूनिट है मैग्नीट्यूड। और बी का ए का 10 है, बी का 6 है, तो इसका 12 है, और वो भी एंटी पैरेलल क्योंकि माइनस है। तो अब इन ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर सिंपल वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाओ, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा ए प्लस सी वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कोस थीटा, और थीटा क्या है इन दोनों के बीच, ये ए और सी के बीच ये एंगल है थीटा, और ये कितना है 120, 60 है, तो ये 180 माइनस 60 120, तो ये कोस ऑफ 120, तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 12, कोस ऑफ 120 कितना हुआ -1/2। ऐसे देख लो, कोस 180 माइनस 60 हो गया, तो 180 माइनस 60, तो कोस का कोस रहेगा, 180 माइनस 60 है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस हो जाता है माइनस, और 6 फिर माइनस कोस 60, 60 होता है 1/2, -1/2 आएगा, 2 से 2 गया, 100 प्लस 144 माइनस 12 120, तो ये √124, ये आ गया हमारा एंगल 124। इस एक नोट लिख लो छोटा सा, 124 है ये, एक छोटा सा नोट लिख लो, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is 60 degree, then angle between a vector and lambda times b vector is also 60 degree, ब्रैकेट में लिखो if lambda is positive,
hence hence लिखो hence angle between a vector and minus 2b vector will be 180 minus theta, that is 120 degrees। जब लैम्डा पॉजिटिव हो तो वही सेम ही एंगल रहेगा, बस मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है लैम्डा की वजह से। एक और लिखो, एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो इसमें। इफ द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस, if the angle between any two lines is theta, then angle between their perpendicular is also theta। तो क्या कह रहा हूं मैं, अगर जैसे ये एक लाइन है, सीडी लाइन है कोई सीडी, तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये कुछ 90 डिग्री बेस से। अब मैं सीडी लाइन को कुछ थीटा एंगल रोटेट कर देता हूं ऐसे, इसे नाम दे रहा हूं मैं ए बी। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, अब ए बी का परपेंडिकुलर, ये भी थीटा एंगल रोटेट हो चुका होगा। तो इसलिए कहा जो दो, अगर दो साइड्स के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल थीटा है आपस में। ठीक है, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, सी डी को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो क्या लाइन बन गई, ये वाली बन गई। ये सी डी को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये बन गई, और ए बी को जो थीटा एंगल पे है सी डी से, उसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये बन गई ये। तो इन, अगर सी डी और ए बी में पहले थीटा था तो इनको 90 डिग्री रोटेट भी कर दिया तब भी इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक है, देखो अब कंसीडर, consider a block of mass m resting on an inclined plane। Consider a block of mass m resting on an inclined plane, resting on an inclined plane of inclination theta, if weight of inclination theta, if weight is equal to mg, if weight is equal to mg, m into acceleration due to gravity, and it will be acting vertically downward, and it will be acting vertically downward, we wish to resolve, आगे लिखो, we wish to resolve this weight into two components। we wish to resolve this weight जो कि mg है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की ओर ऐसे लग रहा है। we wish to resolve this weight into two components, along the incline, लिखो along the incline
along the incline and perpendicular to the incline. Angle theta is shown in figure. Angle theta is shown in figure. तो क्या दिया हमें केस? तो हमें इसको मास, एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, उसपे एक मास m रखा है हमारा, ऐसे इसका मास है m। तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स ऐसे लगेगी नीचे वर्टिकली, m इंटू जी लगती है वो। तो हमने कहा है कि इसको दो कंपोनेंट्स में हमें तोड़ना है, रिजोल्व करना है, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। मतलब एक कंपोनेंट ऐसे आए अलोंग द इंक्लाइन, एक कंपोनेंट आए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ये थीटा हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो हमारी लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये है, और जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये है। तो अभी मैंने कहा था दो साइड्स के बीच एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल थीटा होता है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा? ये एंगल थीटा हो गया। ये इसके परपेंड ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है, और ये है इसका इसके परपेंडिकुलर है इंक्लाइन के, तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा। तो इसको दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ सकते हैं हम? एक तो ये कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, यानी कि ये ऐसे। और ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? ये ऐसे टूट रहा है, ये mg है, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है और एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, ये एंगल थीटा है। तो mg का जो थीटा के साथ अलोंग कंपोनेंट है वो होता है mg cos थीटा, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और ये वाला यहाँ दिखा रहा हूं मैं इसे ऐसे, ये है mg sin थीटा। तो हमारा जो मास m के ऊपर जो फोर्स लग रही है mg, उसके दो कंपोनेंट कर दिए हमने। थीटा एंगल जिसके साथ बना रहा है उसे वो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ठीक है, चलो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे बाकी। लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू।